नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अतुल्य आरएस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। हमने शुरू किया है रीट पात्रता परीक्षा का साइकोलॉजी का सिलेबस और दोस्तों पूरा कंप्लीट सिलेबस अपने करने वाले हैं। 3 क्लासें अपनी हो चुकी हैं, आज अपनी चौथी क्लास है और जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है हमारा वृद्धि और विकास की संकल्पना। आज जिस विषय में बात करने वाले हैं हम, पिछली वाली क्लास में हमने विकास के सिद्धांतों के विषय में बात की थी। कुछ एक सिद्धांत हमारे रह गए थे, उनके विषय में आज अपनी इस क्लास में बात करने वाले हैं। ये हमारा रीट का पूरा सिलेबस है जिसे टॉपिक वाइज अपने पढ़ते जा रहे हैं। बाल विकास है, ये हमारी पहली यूनिट है। इस पहली यूनिट में वृद्धि और विकास की संकल्पना को अपने पढ़ रहे हैं। दोस्तों 4 सिद्धांत विकास के हमने पिछली क्लास में देख लिए थे, बाकी बचे हुए आज हम इसमें पूरे कर लेंगे। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि रीट का पूरा सिलेबस आपको यहाँ पर करवाया जाना है, जैसे हमने पहले भी करवाया था। आपको इस से संबंधित सारी जो पीडीएफ है वो भी अवेलेबल करवाई जाएगी। पूरा कोर्स अपने ये जो हमारा सिलेबस है उसका एक एक टॉपिक मैं आपको करवाने वाला हूँ। बड़े अच्छे से हम सारा सिलेबस करेंगे, तो इसी तरह से हमारे साथ में जुड़े रहिए और नई चीज़ों को सीखते रहिए। हम बात करें आज जिस सिद्धांत की बात करने वाले हैं, तो पहला जो हमारा सिद्धांत है, 5वां सिद्धांत, जिसका नाम है मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत। सबसे पहली बात तो कि ये सिद्धांत दिया हुआ किसका है उसके विषय में बात करें तो इस सिद्धांत के जो प्रतिपादक है वो प्रतिपादक माने जाते हैं सिगमंड फ्रॉइड। सिगमंड फ्रॉइड ने काम से जोड़ते हुए जो है इस सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। उसने कहा बालक के विकास के अंदर काम का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है और वो उसको प्राथमिकता भी देते थे। उसी से जुड़ा हुआ मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत है। इन्होंने कामुकता के आधार पर मनोलैंगिक विकास को, बालक में जो मनोलैंगिक विकास होता है उसको 5 भागों में बांटा और उन्होंने ये कहा कि शैशवावस्था में भी उसमें कामुकता होती है। अब होती है, हम इसके नैतिक विषय पे नहीं जाएंगे, हम तो वो बात कर रहे हैं जो सिगमंड फ्रॉइड ने कहा है। यहाँ पर अपनी तरफ से कुछ एड ऑन नहीं करना है, कुछ घटाना नहीं है। दोस्तों जब भी आप देखें पूरी तरह से तटस्थ होकर के हमें बात करनी है। प्रश्न पूछा जा रहा है सिगमंड फ्रॉइड के अनुसार, उसके हिसाब से ही अपने को जवाब देना है, अपनी तरफ से कुछ भी नहीं देना है। तो सिगमंड फ्रॉइड वो व्यक्ति थे जिन्होंने कामुकता के आधार पर मनोलैंगिक विकास को 5 भागों में बांटा और उन्होंने ये माना था कि शैशवावस्था, बाल्यावस्था, इनमें भी कामुकता होती है, जैसा हमारे सामान्यतः स्वीकार नहीं किया जाता, लेकिन ये कहते थे। ये 5 भाग कौन कौन से हैं, तो इसमें जो 5 भाग हैं वो है मुखावस्था। पहला भाग आता है मुखावस्था, जो हमारे 0 से 1 वर्ष तक का रहता है। दोस्तों ये कह रहे थे कि शैशवावस्था के अंदर 0 से 1 वर्ष के अंदर भी उसमें कामुकता होती है। वो उसकी संतुष्टि मुख के द्वारा करता है। मुख के द्वारा कैसे करेगा, जैसे अंगूठा चूसना है, स्तनपान जब वो करता है, दूध पीता है माता का, तो इस समय ये मानता है, सिगमंड फ्रॉइड ये मानते हैं कि बालक जो है, शिशु जो है, उस समय अपनी काम वासना की पूर्ति कर रहा है, ऐसा इन्होंने कहा। तो अब वैसे अब हमारे दिमाग में तो नहीं जचेगा, लेकिन वाकई में जो आपने कहा, हमें तो सिर्फ सिगमंड फ्रॉइड ने ये कहा है, यही देखना है बस। तो ये कहते थे कि अंगूठा चूसना भी एक प्रकार से उसी संतुष्टि का द्योतक है, स्तनपान करना भी उसी के अंतर्गत आता है, ऐसा फ्रॉइड महोदय ने कहा था। ये हमारी मुखावस्था है। यहाँ क्वेश्चन कैसा पूछा जा सकता है, एक तो आयु से संबंधित आ सकता है, दूसरा वो पूछ सकता है कि किस अवस्था में वो अपनी कामुकता की पूर्ति कैसे करता था। गुदावस्था जो है वो उसकी आगे 2 से 3 वर्ष की आती है। दोस्तों 2 से 3 वर्ष में मानते हैं। इस अवस्था के अंदर क्या होता है कि बालक जो है, शिशु जो है, वो मलमूत्र विसर्जन की क्रिया करता है, उसी के अंदर वो आनंद की प्राप्ति करता है और इसी को जो है वो सिगमंड फ्रॉइड मानते हैं कि वो अपनी कामुकता की संतुष्टि कर रहा है उसके द्वारा। तो ये गुदावस्था है, ये मानी जाती है 2 से 3 वर्ष। हमने 2 पढ़ी, मुखावस्था और गुदावस्था। तो यहाँ पर जो हमने मुखावस्था में तो कहा अंगूठा चूसना, स्तनपान आदि के द्वारा पूरा करता है, और गुदावस्था के अंदर जो है वो मलमूत्र विसर्जन की जो क्रिया होता है उसी में जो अपने कामुकता की संतुष्टि करता है, आनंद का अनुभव करता है। दोस्तों फिर हम बात करें 3 से 5 वर्ष का जो पीरियड है वो लैंगिक अवस्था का माना जाता है। 3 से 5 वर्ष का, इस अवस्था में देखिए 2 ग्रंथियों का प्रभाव रहेगा। एक तो रहेगा ओडिपस, ये थोड़ा सा ध्यान देने वाला है, यहाँ से एक आधा क्वेश्चन आ जाता है, और एक है इलेक्ट्रा।
एक है इलेक्ट्रा। ओडिपस तो जो है वो होती है बालक में और इलेक्ट्रा होती है बालिका में। अब इन दोनों का क्या प्रभाव होता है, देखिए ओडिपस ग्रंथि होती है बालक के अंदर और यहाँ पे जो प्राथमिकता दे रहा है वो कामुकता को ही दे रहा है सिगमंड फ्रॉयड, और ये कहता है कि इस ओडिपस ग्रंथि के प्रभाव के कारण ही जो बालक है वो पिता की बजाय वो अपनी माता से अधिक प्रेम करता है, उसको मम्मी जो है वो पिता से ज़्यादा अच्छी लगती है। ये ओडिपस ग्रंथि के प्रभाव के कारण होता है। तो यहाँ कई क्वेश्चन बनते हैं, ओडिपस ग्रंथि किसमें होती है, बालक में होती है, इसमें प्रभाव क्या करता है, प्रभाव ये पड़ता है कि बालक जो है वो पिता के बजाय माता से अधिक प्रेम करता है। इसी प्रकार से इलेक्ट्रा ग्रंथि जो है वो बालिका में होती है और इलेक्ट्रा ग्रंथि के कारण ही बालिका जो है वो माता की बजाय पिता से अधिक प्रेम करती है, ऐसा सिगमंड फ्रॉयड ने कहा है। तो ओडिपस और इलेक्ट्रा ग्रंथि हमें अच्छे से याद रखनी है। तो यहाँ यही क्वेश्चन बनते हैं। लैंगिक अवस्था 3 से 5 वर्ष की है। फिर हम बात करें अदृश्य अवस्था 6 से 12 वर्ष की है। छह से 12 वर्ष की जो अवस्था है, तो 6 से 12 वैसे बाल्यावस्था है, और चलो यहाँ तो इसने ये माना कि यहाँ इस आयु के अंदर बालक में किसी भी प्रकार की कोई काम वृत्ति हमें देखने को नहीं मिलती है। 6 से 12 के अंदर बालक में कोई काम वासना नहीं होती है और जो है वो बिल्कुल अच्छे से रहता है बालक। तो ये 6 से 12 ऐसा समय है जिसमें कामुकता है जो अदृश्य हो जाती है, दिखाई नहीं देती है अपने को। 5वां है जननेंद्रिय अवस्था, और ये 12 वर्ष से अधिक हो गई। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ समय कौन सा आ गया, किशोरावस्था का समय आ गया। यहाँ जो है किशोरावस्था का समय आ गया। तो किशोरावस्था के अंदर देखिएगा पूरा बालक युवावस्था की तरफ चल पड़ता है। तो यहाँ पर बालक और बालिकाओं में आपस में जो है विपरीत लिंग के प्रति जो है उनको आकर्षण देखने को मिलता है। जैसे बालक है वो बालिका की तरफ आकर्षित होगा और बालिका जो है वो बालक की तरफ, या ऐसे कहीं किशोर किशोरी की तरफ और किशोरी जो है वो किशोरी की तरफ आकर्षित होता है। तो विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण जो है वो जननेंद्रिय अवस्था में, ये सिंपल सी चीजें हैं, अंडरस्टूड है, हमें सभी को अच्छे से याद होगी। तो यहाँ पर एक थोड़ा सा टाइम का रहता है, नाम रहते हैं। 5 नामों के विषय में हमने चर्चा की है। यहाँ पर लैंगिक अवस्था है, अदृश्य अवस्था है, मौखिक अवस्था है, गुदा अवस्था है, अदृश्य अवस्था है और जननेंद्रिय अवस्था है। ये 5 अवस्थाएं आती है दोस्तों। तो ये हमारा विकास का आज का पहला सिद्धांत। अगले सिद्धांत के विषय में हम बात करें तो अगला हमारा जो सिद्धांत आता है वो है मनोभाषिक सिद्धांत। मनोभाषिक सिद्धांत में सबसे पहले तो हम देखेंगे किसके द्वारा दिया गया है। तो नाम चोम्स्की है, ये थोड़ा याद रखिएगा। नाम चोम्स्की ने कौन सा सिद्धांत दिया, मनोभाषिक सिद्धांत। मनोभाषिक सिद्धांत किसने दिया है, तो नाम चोम्स्की ने दिया है। और ये कहते क्या हैं, ये कहते हैं मनोभाषिक है ना, देखो भाषा से संबंधित है। तो भाषा का विकास जो है ना वो भी शारीरिक परिपक्वता की तरह होता है। इसने जो विकास माना है, भाषा का विकास माना है मन और भाषा से संबंधित। ये कहते हैं कि जैसे शरीर में मैच्योरिटी आती है ना, उसको पाल पोस करके जब अपने बड़ा करते हैं, शरीर बड़ा होता है तो फिर उसमें मैच्योरिटी आती है। ऐसे ही भाषा की भी हमें उचित देखभाल करनी पड़ती है, जैसे शरीर की करते हैं। तो फिर भाषा के अंदर भी हमारी मैच्योरिटी आ जाती है और हम भाषा को सीख जाते हैं। तो भाषा का ये मनोभाषिक सिद्धांत इनके द्वारा दिया गया है। और ये नाम चोम्स्की ये मानते हैं कि जो भी बालक है ना उसका जन्म होता है तो सर्व भाषा के व्याकरण के साथ उसको सारी व्याकरण आते हैं। अब देखो बालक सही बोलता है ना, जब उसने बोलना शुरू किया तो वो कौन सी व्याकरण जानता है। अभी हमारे लिए हो सकता है हम कहीं भी इसको इंग्लिश बोलनी आती है, बहुत बड़ी बात है ना, लेकिन जो अंग्रेज का बच्चा होगा वो तो जन्म से इंग्लिश ही बोलेगा। अब हम वहां जाकर के आश्चर्य करें कि इंग्लैंड में जाकर के हम देखें, अरे यार ये तो बहुत बढ़िया इंग्लिश बोल रहा है, तो उससे क्या होगा, वो तो बचपन से इंग्लिश ही बोल रहे हैं। पंजाब में है जो वो पंजाबी बोल रहा है, और उसको क्या हमने कभी कोई स्टार्टिंग में जब उसने बोलना सीखा तो व्याकरण सिखाई थी, हमने नहीं सिखाई ना। हमने तो कहाँ से सीधा वो शब्दों को बोला और बिल्कुल एग्जैक्ट से ही बोलता है। बाकी भाषाओं से तो वो सही बोलेगा। जैसे हमारा हिंदी भाषी में है तो हमारी हिंदी तो सही रहेगी ना, हमने कौन सी व्याकरण सीखी, उसकी बोलने के अंदर तो नहीं सीखी। लेकिन अगर कोई इंग्लिश वाला है, जन्म से ही इंग्लिश में रहा हुआ है, वो हिंदी सीखेगा तो उसको ग्रामर सीखनी पड़ेगी। तो ये मानते हैं कि बालक के अंदर एक सभी भाषाओं का व्याकरण उसके पास में ही होता है
और जन्म के बाद में वो जिस भाषा से जुड़ जाता है, जिस भाषा को वो सुनता है, उसका व्याकरण भी वो है सरलता से ग्रहण कर लेता है, उसको ज़्यादा कुछ बताने की आवश्यकता नहीं होती है, ऐसा मनोभाषिक सिद्धांत में आता है। दो बातें कही इन्होंने, एक तो भाषा का विकास है शारीरिक परिपक्वता के साथ में होता है, शारीरिक परिपक्वता की तरह ही होता है देखभाल की जाए तो। दूसरा कि बालक का जन्म जो है वो सर्व भाषा व्याकरण के साथ होता है, बालक व्याकरण को सरलता से सीख लेते हैं। नाम चॉम्स्की इस सिद्धांत को दो भागों में बांटते हैं, सतही संरचना और गहरी संरचना। सतही संरचना के अंदर देखिएगा लिखना, बोलना, पढ़ने की जो बातें हैं वो इसके अंतर्गत आती हैं, ये सीखता है। और जब गहरी संरचना की हम बात करते हैं तो ये वास्तव में तो लिखना, बोलना, पढ़ना किसका होता है, विचारों का होता है ना। किसी पैराग्राफ के अंदर कुछ लिखा हुआ है तो हम उसको लिखेंगे, बोलेंगे, पढ़ेंगे, वो तो सतही संरचना है, लेकिन उससे वो कहना क्या चाहता है वो हमारा क्या हो गया, विचार की श्रेणी में आता है। तो ये दो सिद्धांतों के नाम जरूर याद रख लीजिएगा, तो नाम चॉम्स्की के सिद्धांत में आते हैं। अगला हमारा सिद्धांत है जीन प्याजे का नैतिक विकास का सिद्धांत। बड़ा सिंपल सा सिद्धांत है, इन्होंने दो अवस्थाएं बताई हैं नैतिक विकास की। परायत नैतिक अवस्था, यहाँ इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि नैतिक अवस्था या नैतिक विकास जो है वो उसके अंदर किस प्रकार से हो रहे हैं। हम ये माने कि नैतिक विकास वो कैसे हुआ है, उसका रीजन क्या रहा, कहाँ से उसकी प्रोग्रेस हुई है। तो ये 2 से 8 वर्ष तक की जो अवस्था है वो परायत नैतिक अवस्था होती है। 1 साल को अपने मानते हैं उसको न तो नैतिक होता है और न ही अनैतिक होता है। इसमें क्या होता है कि बालक जो है वो बाह्य शक्तियों के डर से नैतिकता का पालन करता है, उसको सिखाया नहीं जाता, उसमें इतनी समझ नहीं होती, बाहर से डरा दिया जाता है, जैसे कि झूठ बोलोगे तो पाप लगेगा। तो बाहरी शक्तियां हैं कि ऐसा काम करोगे तो नरक में जाओगे, स्वर्ग नरक, इसको बड़ा मतलब बालक को जो है वो आकर्षित करता है 2 से 8 वर्ष तक के। तो बाह्य शक्तियां हैं ये, अभी उसके पास में थोड़े ना है, ये बाह्य शक्तियों का डर उसके अंदर रहता है नैतिकता का। झूठ बोलेगा तो पाप लग जाएगा, अच्छा बोलेगा तो फिर उसको जो है ईश्वर अच्छा समझेगा। तो ये बाहरी शक्तियां हैं जिनका द्वारा वो पालन करता है। स्वायत्त नैतिक अवस्था उसकी खुद की, हम खुद की प्रेरणा से अगर हम कुछ करते हैं तो 9 से 11 वर्ष की आयु जो है वो इसमें मानते हैं, क्योंकि इस आयु में बालक जो है वो तर्क संगतता और सामाजिक चेतना का विकास उसमें हो जाता है। तो फिर वो अपने आप अब जो है वो नैतिक बनना शुरू हो जाता है, क्योंकि किताबें वगैरह पढ़ता है उसके अंदर खुद के अंदर ये अपने मानते हैं कि बालक के अंदर जो है कुछ तर्क संगतता आनी शुरू हो जाती है, उसमें कुछ सामाजिक चेतना का विकास हो गया है ना, इसीलिए तो वो काम कर रहा है, इसीलिए तो वो बात कर रहा है। तो ये 9 से 11 वर्ष तक होती है दोस्तों। तो 7 सिद्धांत हमने पढ़े और ये इतने ही थे। सामाजिक विकास के सिद्धांत हमने देखे बड़े अच्छे से। नेक्स्ट क्लास से अपने बिल्कुल सभी जो हमारे विकास के चरण रहेंगे, शेषावस्था और इनकी विशेषताओं को अध्ययन करेंगे, वहाँ से भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा दोस्तों। और हाँ, PDF टेस्ट सीरीज़ के लिए आप हमारी एंड्रॉयड एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना, बहुत ही जल्दी यहाँ पर आपको सारा कंटेंट अवेलेबल करवाया जाएगा। काफ़ी कुछ आपके लिए निःशुल्क ही रहने वाला है। पीछे भी हमने इसी तरह का प्रयास किया था, पिछले रीड्स के अंदर भी हमने खूब जो है आपको कंटेंट अवेलेबल करवाया था, और पूरा सिलेबस SST का, हिंदी का, इंग्लिश का, और ये जो हमने किया था, अभी भी प्लेलिस्ट देखोगे तो आपको मिल जाएगा दोस्तों। मुझे उम्मीद है इसी तरह से आपका साथ बना रहेगा, लाइक जरूर करेंगे, और मैं ये मान लेता हूँ कि आप दोस्तों के साथ में शेयर भी करेंगे, उन्हें बताएंगे भी, ताकि उन्हें भी लाभ हो सके। बहुत अच्छी क्लासेज आपको उपलब्ध करवाई जाएंगी, कहीं और से कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ और ढेर सारी नई जानकारी के साथ। तब तक यूँ ही बने रहे हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।